तो कैसे हैं आप सभी। ये जो हमारा जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट किए हैं और इसमें हम लोग पार्ट 2 यानी जिसमें संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम और साथ ही साथ संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम, केंद्र राज्य संबंध जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन और अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशन, आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हम लोग अभी वीडियो लेक्चर पे चर्चा करेंगे बेसिकली हमारा जो पेपर 1 को टारगेट करके होगा। इसमें कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूंगा जो पेपर 2 के लिए होंगी। तो पेपर 1 को यहाँ पे टारगेट की जा रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान अगर हम लोग बात करें तो उसको लेकर यहाँ पे हम लोग जो अगला चैप्टर है उसमें हम लोग इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ही इज़ आवर मेंटर डॉक्टर प्रशांत जगताप, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF. And some fact about him. Now he is a passionate teacher, professional soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense laws from Nalsar University of Law. Author of 3 best-selling books for CAPFSC preparation for MC Grahill publication. And he joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPFSC 2012 with All India rank 80. Now he has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer class 1 with the government of Maharashtra and as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. Now I have a 5 year of teaching experience both online and offline institution. I have pursued MBA from FMS, that is DU, New Delhi, and preparing for UPSC CSE with PSIR, and last year appeared in the CSE interview. So our topic is parliamentary system. See, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 और 75 जो है सेंटर में पार्लियामेंट्रियन जो सिस्टम है उसको उपबंध करते हैं, और अनुच्छेद 163 और 64 राज्यों में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेकिन संसदीय सरकार की जो है संसदीय सरकार की जो कैबिनेट सरकार यानी जिसे हम बोल सकते हैं उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, और यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और यह अमेरिका, ब्राज़ील और रूस, श्रीलंका में आदि में प्रचलित है। तो ओयर जिसे हम बोल सकते हैं आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को जो है कैबिनेट व्यवस्था कहा है। आपको ध्यान देना है, क्या कहा है? कैबिनेट व्यवस्था। और क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है तो संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको समझना है कि क्योंकि इसमें कैबिनेट वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति जो है क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं, और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। तो संसदीय व्यवस्था का प्रभाव जिसे हम बोल सकते हैं करने वाले ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। तो अभी क्या है कि पिछले यानी विगत में ब्रिटिश संविधान एवं जो राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम यानी प्राइमस इंटर पैरिस कहा, और हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी भी, आपने देखी भी होगी। वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा, और इसलिए बाद के राजनीतिक विश्लेषक जैसे क्रॉसमैन, मैकिन्टोश और अन्य विद्वान जो ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे, और यही स्थिति भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। तो संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं? देखिए, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित है। पहला कि नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति नामी कार्यपालिका विधित जो है कार्यकारी है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक यानी वास्तविक कार्यकारी है। तो इस तरफ जो है राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। तो आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की जो है व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति के कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी, और उसका परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो ध्यान देना है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन यह भी होता है। तो इसमें यह होता है कि जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वो सरकार बनाती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है।
तो जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों की गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वहीं तीसरी ओर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यह संसदीय सरकार के विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का सांसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ना, और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन अनुच्छेद 75 जैसा बोल सकते हैं। तो वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है इस रूप में प्रभावित होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है ना। अब अगला जो है वहीं चौथी ओर अगर आप देखें तो राजनीतिक एकरूपता है। तो सामान्यतः होता क्या है, समझिए इस बात को। मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, ठीक है, और इसी तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। तो गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होती है। वहीं पांचवी में आप अगर देखें, पांचवी जो पॉइंट है दोहरी सदस्यता, तो मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना सांसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। तो संविधान व्यवस्था करता है और कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। ध्यान देना है। वहीं छठा जो पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व को लेकर है। तो सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जो भूमिका है निभाता है, वह मंत्रिपरिषद का सांसद का सत्तारूढ़ दल का नेता होता है और इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। निचले सदन का विघटन, तो संसद के निचले सदन यानी कौन सा, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश की जो है क्या होती है, सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। तो इसका मतलब है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का अधिकार है। वहीं अगर हम लास्ट बात करें 8वां पॉइंट गोपनीयता, तो मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों को सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ ले लेते हैं और मंत्रियों की गोपनीयता जो है उसकी शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी आपको समझना है ना, यानी फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इनकी क्या है। देखिए भाई, भारतीय संविधान के विपरीत अगर हम बात करें तो आप ये पाएंगे कि भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार को मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। तो राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के लिए अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। और वहीं अगर हम बात करें, जो अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति कैबिनेट, यानी मैं वहां की बात कर रहा हूं यूएसए की, तो राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई यानी किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते और न ही सत्र में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। कांग्रेस का ये जो निचला सदन होता है वही शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी कारिका एवं जो न्यायिक शक्तियों को सरकार के 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। तो संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण होते हैं, आपको ध्यान देना है, जैसे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, उत्तरदायी सरकार होता है ना। वहीं पे वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है, व्यापक प्रतिनिधित्व होती है। तो वहीं इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे अस्थिर सरकार है ना, जैसे संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जैसे मंत्री के बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वह अपने कार्यकाल को नियमित रख सके। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जो थे, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल के नेतृत्व वाली सरकार इसका उदाहरण है। वहीं इसका दोष नीतियों की निश्चितता का अभाव। मान लीजिए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस की कई नीतियों को पलट दिया और ऐसा ही कांग्रेस सरकार 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया।
अगली है मंत्रिमंडल की निरंकुशता, है ना। देखिए एच जे लास्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी की तानाशाही का अवसर जो है उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का काल भी इसका गवाह है। वहीं इसका अगला दोष है शक्ति पृथक्करण विरुद्ध, यानी पावर का सेपरेशन करना। तो संसदीय व्यवस्था में आपने देखा भी है, देखिए एक जैसे बैगहॉट एक जो बोल सकते थिंकर थे, उनका उल्लेख था। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट कार्यपालिका में विधायकों को जोड़ने में हाइफन जैसे भूमिका निभाती है, जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांतों के खिलाफ जाती है, वास्तव में शक्तियों का मेल है। तो बात आती है कि भाई संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना किया जाना चाहिए। देखिए आपको समझना है यहाँ पे, है ना, कंपेयरिंग पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पहले तो समझिए कि यहाँ पे बात क्या है। देखिए संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं देखिए, दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इनके पास, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का विघटन होता है, शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। वह राष्ट्रीय शासन व्यवस्था की अगर आप बात करें तो विशेषताएं होती है जैसे कि एकल कार्यकारिणी, है ना, सिंगल सिस्टम, राष्ट्रपति में विधायिका के पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन, उत्तरदायित्व का अभाव, राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती, मान लीजिए एक एकल सदस्यता नहीं है, राष्ट्रपति का नियंत्रण नहीं है, निचला सदन विघटन न होना, शक्तियों का विभेद। तो इनके गुण भी हैं, संसदीय व्यवस्था के गुण भी है। क्या गुण है भाई? तो इनका गुण है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव, गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना होती है, सीमित प्रतिनिधित्व होती है, अस्थायी सरकार होती है, नीतियों की निश्चितता नहीं होती है, शक्तियों का विभाजन के विरुद्ध होता है, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे विधायिका और एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य जो है उसके प्रॉब्लम होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, निरंकुश पर रोक होती है, व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, अस्थायी सरकार होती है, नीतियों में निश्चितता होती है कि भाई कोई अगर पॉलिसी लागू हो गया तो पूरा होगा ही, शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है, विशेषज्ञों द्वारा सरकार होता है, यानी गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। तो अब हमने ये देखा, तो ये सारी चीजें थी। वहीं एक चीज ध्यान देना कि संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा, लेकिन इसके जनकों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित कारणों से प्रमुखता दी। पहला क्या था कि व्यवस्था से निकटता, समझ में आ रहा है। जैसा कि के मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी कामकाज में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है और इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए, क्यों ना महान अनुभव को हम खरीदें। तो उत्तरदायित्व का अगला जो पॉइंट है इसमें भी है कि उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी की 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका है कि ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चितता किया जाए। अमेरिकी व्यवस्था ज्यादा स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व भी, है ना। तो यह भी ध्यान देना है। अगली है विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। भारतीय समाज की प्रकृति भी वैसी ही है ना। अब अगर मान लीजिए संसदीय व्यवस्था को जो जारी रखना चाहिए या इसे राष्ट्रपति व्यवस्था परिवर्तित कर देना चाहिए, इस बात को लेकर 1970 के दशक से देश में बहस एवं वाद विवाद जारी रहा है। तो इस मामले पर विस्तार से सवर्ण सिंह कमेटी जो बैठी थी उनके द्वारा विचार किया गया कि जिसका गठन 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। समझ में आ रहा है। अब भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद भी है। देखिए भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ निम्नलिखित मामलों में भिन्न है ब्रिटिश पद्धति। ये तो क्लियर हो गया कि यह यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही है जो इंडिया में जो चल रही है। तो इसके कुछ निम्नलिखित मामलों में भिन्न है, जैसे ब्रिटिश और जो भारतीय जो हैं उनकी जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है या जो भी हम कहें कुछ मानों में भिन्न है। जैसे कि ब्रिटिश राजशाही का स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो कि राजा या रानी अनुवांशिक होता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश व्यवस्था सांसद के संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। वहीं तीसरा है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को
संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य हो सकता है। चौथा है, सामान्यतः ब्रिटेन में सांसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है या नहीं भी है, उसे अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ब्रिटेन में मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि व्यवस्था नहीं है कि ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयीय कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में देखिए, छाया कैबिनेट, शैडो कैबिनेट जिसको हम बोलते हैं, एक अनोखी संस्था है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ जो दल है उसके साथ संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालय कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। तो 42वां और 44वां जो संशोधन अधिनियम 1976 और 1978 ने राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया है। आपको भी ये मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। अच्छा, एक चीज और, 3 प्रधानमंत्री 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में देवगौड़ा, 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन जो है प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। अगला जो है जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपने देखा भी होगा, वो हमारे लिए जो हमारा चैप्टर है वो है केंद्र राज्य संबंध। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में उसी को लेकर चल रहा हूँ, है ना। इसमें मत देखना, जो एग्जाम के लिए लिहाज से अच्छा उसी को लेकर चल रहा हूँ। पहले तो समझो कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय, आपको मालूम भी है, समस्त शक्तियां विधायिका, कार्यपालक, वित्तीय केंद्रों, राज्यों को मत विभाजित है ना। तो न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानून की तरह ही राज्य कानून को लागू करती है। अब आपको मालूम होना चाहिए, केंद्र एवं राज्यों के संबंध का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जा सकता है। पहला विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध। विधायी संबंध क्या है? देखिए, संविधान के भाग 11वें में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है ना, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने इसमें देखा। वहीं अगली और हमें समझना है कि देखिए, किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित जो है कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। तो इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां। पहला, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो केंद्र और राज्य जो है विधान के क्षेत्रीय विस्तार कुछ इस प्रकार है कि संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। वो क्या है? देखिए, संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्रों को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। वहीं राज्य विधानमंडल पूरे राज्य और राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हों। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनके विषयों में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। तो संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में, संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो कहाँ पे? तो पहला, राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। इस प्रकार बनाया गया विनियम सांसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। और इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने का भी अधिकार है। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। असम का जो राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र यानी स्वायत्त जिलों में प्रयोजन न करे या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। तो राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों यानी स्वायत्त जिलों मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्राप्त है। वहीं अगले विधायी विषयों का बंटवारा।
है ना। तो संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। सूची 1 जो कि संघ सूची, सूची 2 जो कि राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट है। तो संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, जिसमें 97 जैसे कि आप मान सकते हो कि रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। तो राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय इसमें 61 विषय यानी मूलतः 66 विषय हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि। समवर्ती सूची के संबंध में सांसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं, मूलतः 47 हैं, जैसे कि आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस एवं अन्य। तो 42 संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, जैसे कि शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। तो देखिए अभी क्या है कि जो अविशिष्ट सूची से संबंध विषय, जैसे वे विषय जो तीनों सूची में सम्मिलित नहीं होते, पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अविशिष्ट शक्ति में अविशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। तो इस तरह है कि विधायी स्पष्ट हो जाती है कि विधायी एकता की आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है ना। यह ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में नियमित है तथा विशिष्ट जो शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया संविधान में अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन के प्रकृति को दोहराया गया। वहीं कनाडा में शक्तियों के आवंटन की दोहरी प्रकृति है, यानी संघीय और प्रांतीय तथा विशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों को व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय और समावर्ती यानी समवर्ती जिसे बोल सकते हैं। तो वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामले को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियां उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई, न प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। और संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। तो संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी, और यही व्यवस्था संघ सूची व समवर्ती सूची के मामले में भी यही स्थिति होगी। तो समवर्ती एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान्य होगी, ध्यान देना है। और यदि समवर्ती सूची किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, क्या है कि यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सिफारिश मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद फिर इस पर कानून बना सकती है। वही तीसरी है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, है ना। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या तो स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। पहला, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, है ना। यदि राज्यसभा घोषणा कर दे कि राष्ट्रहित में जो है आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। और इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए, और यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा और इसे आगे का संख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष में अधिक, यानी एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। अगली जो हमारी है, ये व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बात की व्यवस्था मान्य होगी। वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की अगर बात की जाए तो यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद ये व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्तियां प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी होता है। तो राज्य के अनुरोध की अवस्था में अगर बात की जाए तो जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब सांसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है।
और यह कानून उन्हीं राज्यों को प्रभावी होगा या उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है, और इस तरह के कानून का संशोधन या तो इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। ध्यान देना है। और उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती। वहीं राज्यों द्वारा इस प्रकार की अगर मैं बात करूं प्रस्ताव पारित करने के अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है ना, सभी को संसद के हाथों में सौंप दिया है, यह भी हो सकता है। तो उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों को उदाहरण है, जैसे पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955 में जो हुआ थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियम अधिनियम 1976 और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना है। देखिए अभी क्या है कि संसद राज्य सूची के किसी भी मसले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है ना। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। ठीक है, तो उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों को उदाहरण है जैसे संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 वाला जो था, जिनेवा समझौता अधिनियम 1960 का, अच्छा है, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 भी था, एवं पर्यावरण से संबंधित विधान और ट्रिप्स जिसे हम बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या होता है, देखिए जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। देखिए अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्ति बनाती है। पहला, देखिए यहाँ पे अगला आपको ध्यान देना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। देखिए राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण मैंने बता दिया है ना। देखिए राज्यपाल कुछ प्रकार के विधायकों को राष्ट्रपति के संस्तुति के लिए सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्रपति उन पर विशेष वीटो का शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है ना। वहीं अगर हम बात करें प्रशासनिक संबंध का, तो संविधान के 11वें भाग में अनुच्छेद 256 से 263 तक है ना, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, एक और पॉइंट है, हाँ, राज्य एवं केंद्र के दायित्व। देखिए संविधान ने राज्यों के कार्यकारी शक्तियों के संबंध पर उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना, राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान हो गया, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है ना को बाधित या उसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनमें से पहला जहां राज्यों पर साधारण दायित्व है, वहीं दूसरे राज्यों पर विशेष की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को जो है हम बोल सकते हैं बाधित न करें। तो इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यों के केंद्र के निर्देश क्या होते हैं? देखिए इन 2 मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वो राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपने कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। पहला, संचार के साधनों को बनाए व उनका रख रखाव करे, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर राज्यों से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे, राज्य में जनजातीय के जिसको हम बोल सकते हैं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाए, उनका क्रियान्वयन करे। इन मामले में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्य पर लागू होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी।
आपको ये ध्यान देना है कि केंद्र और राज्य के बीच सहयोग के भी कुछ मुद्दे आते रहे हैं। जैसे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग या समन्वय के लिए कुछ उपबंध है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, कि संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के वितरण या वितरण के प्रयोग नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद अगर हम बात करें, है ना, जिससे बोल सकते हैं विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। तो इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। केंद्र एवं राज्य में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। संसद के संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्यिक एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण की गठन कर सकती है। वहीं अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस जो है उसको लेकर किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य के सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें IAS, IPS, IFS शामिल है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। 1947 में भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर IAS और भारतीय पुलिस के स्थान पर IPS नाम दिया गया, जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस के रूप में मान्यता दी गई है। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 312 संसद के राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई ऑल इंडिया सर्विस के गठन का अधिकार प्राप्त करती है। यह ध्यान देना है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बिंदु थे। अगली जो है लोक सेवा आयोग को लेकर देखेंगे। देखिए, लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। इसके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। राज्यपाल का अनुरोध एवं राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग योजनाएं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता जो है करता है। या जिस समय अगर हम बोले इस स्थिति में जब 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर अगर किया जाए तो इस स्थिति में होती है। ठीक है। आपातकालीन अवधि में संबंध क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य और राज्यों को निर्देशित कर सकता है ना। इस प्रकार इस स्थिति में अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड, इस स्थिति में अगर मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे कि जब राष्ट्र इस प्रकार से स्थिति में राज्य पूर्णतया केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाती है, यद्यपि उन्हें निलंबित किया जाता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है, और इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी प्राधिकारी को की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अगर बात की जाए तो देखिए, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश जो है दे सकते हैं। अन्य उपबंध क्या है? देखिए, संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर जो है निम्नलिखित वो चीजें हैं, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ। पहला कि अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। पहला है कि भाई ब्राह्म आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। वहीं राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के दया पर निर्भर करता है ना। और एक चीज और ध्यान देना है कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है। वित्तीय संबंध की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल रिलेशन की 268 और 293 यानी भाग 12 का केंद्र राज्य वित्तीय संबंधी की चर्चा इसमें की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य बातें भी हैं, है ना। जैसे कि कराधान शक्तियों का आवंटन जो है, संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से शक्तियों का आवंटन किया है कि जैसे कि संसद के पास संघ सूची जिनकी संख्या 15 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची जिनकी संख्या 20 है उसका कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों की समवर्ती सूची जो संख्या में 3 है पर कर निर्धारण का अधिकार है। कर निर्धारण की जो है अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है। इस उपबंध के
तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर जो है व्यय कर लगाए हैं। तो जो हम 80वें यानी 80th यानी 80वें संशोधन अधिनियम 2000 तथा 88वें संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया और 80वें संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय कर एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए और इसे मूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया। और यह जो है जिसे हम बोल सकते हैं पूर्व व्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। जैसे इसे संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे नगर निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। वहीं अगले हम लोग जो इसमें देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी, और इसको लेकर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं, है ना, जो आपको समझना है इस मामले को लेकर। जैसे राजा मन्नार जो ये कमेटी था, जो इसके बारे में आपको समझना है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन है ना, उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, देखिए केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई जिसका अनुसरण के हनुमैनतिया ने किया की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC शीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया और अंतिम रिपोर्ट 1969 के केंद्र सरकार को सौंपी गई और इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। तो कुछ सिफारिशें थी जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो, राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए, राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराया जाए ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे, उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो। तो राजमन्नर समिति जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1969 में तमिलनाडु सरकार DMK ने डॉक्टर BP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों की स्वायत्ता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और इस समिति में 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा। इस समिति ने केंद्र की एकात्मिकता की प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति की समीक्षा की, जिसमें शामिल था कि संविधान के विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों में एकल पार्टी की सरकार है ना, राज्य के संसाधनों की होने वाली कमी और इसके जिसे हम बोल सकते हैं कारण केंद्र की सहायता पर उनकी निर्भरता, केंद्रीय नियोजन की संस्था योजना आयोग की भूमिका, है ना। वहीं आनंदपुर शाही प्रस्ताव भी पास हुआ था, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार जिसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में था, ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया था और इसे केंद्र सरकार को जिसको जो है प्रेषित किया था। उसमें यह बोला गया था कि संविधान में उल्लिखित शब्द संघ की जगह संघीय शब्द रखा जाए और जो है ये भी बोला गया था कि केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए, है ना। उसमें ये भी बोला गया था कि अनुच्छेद 356, 357, 360 राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए और केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। तो ये भी बोला गया था कि केवल केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए तथा अखिल भारतीय सेवा को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो सरकारिया आयोग में भी वही हुआ, सरकारिया कमीशन में, कि 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में जो है केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। और इसमें क्या हुआ था कि आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं, कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करे और इसे अपना काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की गई, ये भी ध्यान देना है आपको, और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वहीं पुंछी आयोग अगर मैं बात करूँ पुंछी कमीशन का, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछी जाती है। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलती राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पूरा आकलन किया जाना
आवश्यक है। इसका प्रमुख कार्य था, मैं कुछ बता तो, जैसे कि आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, आयोग को समस्त परंपराओं शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं उत्तरदायित्व जिनमें शामिल थे विधायी संबंध, प्रशासिका संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, वित्तीय संबंध, इस तरीके की कुछ चीज़ें थी। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर हुआ वो कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन आर्टिकल रिलेटेड टू वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अगला हमारा इंटर स्टेट रिलेशन, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे अगला हमारा जो पॉइंट है वह इंटर स्टेट रिलेशन को लेकर। देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता जो है मात्र केंद्र और राज्य के सौहार्दपूर्ण संबंध तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं, अपितु हम ये बोल सकते हैं कि भाई राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती है ना। तो ध्यान देना है कि देखिए, संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में कुछ प्रावधान भी दिए हैं। पहला, अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समान्वयता, सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। तो इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समानता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय जो जल विवाद यानी इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स है, संविधान के अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के जो हम बोल सकते हैं न्याय निर्णयन से संबंधित है ना। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट यहाँ है हमारा। तो इसमें दो प्रावधान है। पहला तो सांसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारों तथा निर्णय से संबंधित किसी भी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णयन कर सकती है। संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि भाई ऐसे किसी विवाद में नहीं उच्चतम न्यायालय तथा नहीं कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। तो इस प्रावधान का अधीन संसद ने दो कानून बनाए। पहला, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में। तो नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा जैसे बोल सकते हैं विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया। और नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण कौन कौन से? देखिए, पहला है कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण जो 1969 में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित थे। वहीं गोदावरी जल विवाद वाला था 1969 में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा था। नर्मदा जल विवाद वाला 1969 में ही पंजाब, राजस्थान, गुजरात था और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र था। रावी तथा ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण जो 1986 में था, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। और अगला जो था द्वितीय कृष्णा जल विवाद जो 2004 में हुआ था, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला वसुंधरा जल विवाद 2010 है, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। महादाई जल विवाद जो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का था, जो 2010 में हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें थी। लेकिन अब तक 2016 में केंद्र सरकार 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कर चुकी है। और इन न्यायाधिकरण के नाम, गठन एवं वर्ष ये संबंधी जो है हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अंतर्राज्यीय जो परिषद है अनुच्छेद 263 राज्य के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसे परिषदों के कर्तव्य और इसके संगठन और प्रक्रिया को प्रभावी से परिभाषित निर्धारित कर सकता है। और राष्ट्रपति के अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों का निर्धारण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 263 निम्नानुसार इसके कर्तव्य का उल्लेख करता है। पहला कि भाई राज्यों में मध्य उत्पन्न विवादों के जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना। उन विषयों पर जिनमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण या विचार विमर्श करना। ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समझने के लिए संस्तुति करना। अनुच्छेद 263 के उपरोक्त उपबंधों की जो हम लोगों ने बात की अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधी विषयों पर नीतियों तथा बोल सकते हैं उनके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का गठन कर चुका है। पहला, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। दूसरा, केंद्रीय स्थानीय सरकार शहरी विकास परिषद। बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अगर बात की जाए स्पेशली, तो केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग जो 1983-87 में बैठे थे, उसने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अनियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए हैं। और इसने संस्तुति की अंतर्राज्यीय परिषद को अनुच्छेद 263 के अधीन बनी अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए
इसे अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है, हम ये कह सकते हैं। वहीं आयोग ने संतुति की है कि परिषद को अनुच्छेद 263 की उपधारा जो ख और ग है में वर्णित कार्यों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, और सरकारी आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया, और इसमें थे प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, है ना, और वो राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। तो ये हमने इसके बारे में देखा। अच्छा, ये तो हमारा हो गया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि क्षेत्रीय परिषदों पर मैं एक पॉइंट बताता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, जोनल काउंसिल ऑफ एट अ ग्लांस। देखिए, उत्तर क्षेत्रीय जो परिषद है ना, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर जो सदस्य हैं वो नई दिल्ली में उनका मुख्यालय है। वही मध्य क्षेत्रीय जो परिषद हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उनका इलाहाबाद में मुख्यालय है। पूर्व क्षेत्रीय जो परिषद जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कलकत्ता में है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद नगर हवेली, दादर तथा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जो पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई में है ना। तो ये चीज़ हमने देखा। अब ये तो हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगला जो हमारा आपातकालीन प्रावधान है उसके बारे में जानेंगे, है ना। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये तो हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर, यानी संविधान का जो भाग है जिसमें 13 हम बोल सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में सरकार, केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, और यह संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे के एकात्मक जो हम बोल सकते हैं, एकात्मक जिसे आप बोल सकते हैं कि भाई तरीके से निपटने में कामगार होता है, आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है थोड़ा सा। तो वही हमें देखना है कि बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के कड़े स्वरूप में है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर मैं बात करूं तो किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और हम जैसे बोल सकते हैं आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। पहला कि युद्ध, ब्राह्म में जो आक्रमण होता है ना, और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल जो होता है उसको आर्टिकल 352 बोला गया है, उसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के नाम से जाना जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल, किंतु संविधान ने इसे स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भारत की जो वित्तीय स्थायित्व तथा अथवा हम बोल सकते हैं शाह के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 को कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो घोषणा के आधार पर यदि भारत की अथवा या किसी भाग की सुरक्षा को या युद्ध अथवा जो आक्रमण या अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध तथा अथवा ब्राह्म में आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इनका आसान खतरा है। राष्ट्रपति युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आसान खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उसने पहले किसी भी उद्घोषणा को किया हो या न किया हो, ऐसी उद्घोषणा लागू हो। यह प्रावधान 1975 में, याद रखिएगा, 38वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है।
जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र में बोल सकता हूँ जैसे विद्रोह के आधार पर की जाती है, जब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है, इंटरनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश यानी पूरे भारत में अथवा केवल इसके लिए एक बार लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के अधिकार प्रदान किए हैं, यह ध्यान दीजिएगा। और प्रारंभ में अगर मैं बात करूं तो संविधान में जो है कुछ चीज़ें जो है राष्ट्रपति आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया गया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट था, विस्तृत अनुमान वाला था। तो 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह सबसे साबित कर दिया गया। अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिशें प्राप्त करने पर ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। हुआ था ना 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी। आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इसे उद्घोषणा के बारे में बताया। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री के इस संदर्भ से अकेले बात करने, निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा का परिचय दिया, आपको मालूम भी होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, ध्यान देना है। लेकिन इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स मामला जो था 1980 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अथवा इस आधार पर की घोषणा को वह पूरी तरह ब्राह्म्य प्रभाव तथा असंबद्ध तथ्यों पर या फिर विवेक शून्य या हठ धर्मिता के आधार पर की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन संसदीय अनुमोदन या बोल सकते हैं समयावधि को लेकर कुछ बातें भी सामने आई, जैसे कि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। शुरू में तो सांसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, लेकिन 1978 का जो 44वां संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें इसको घटा दिया गया था। लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में होती है, ध्यान रखना है, जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। तो यदि सांसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन का प्रावधान भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसके पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल के इच्छानुसार प्रभावी रह सकता है, किंतु यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की अवधि में आपातकाल के जारी रखने के अनुमोदन के बिना हो जाता है, ठीक है, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहती है, जबकि इस बीच राज्यसभा ने इसके जारी रहने का अनुमोदन कर दिया हो। तो आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जो कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का जो है 2/3 बहुमत। तो इस विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया और इसके पूर्व ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता था। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भी आप जानिए, तो इसके बारे में हमें समझना है क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा इसमें समझनी भी होगी। देखिए पहले तो समझना है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है। देखिए आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र और तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं, है ना, आपको ये ध्यान देना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि भाई इससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है सेंट्रल स्टेट में। लेकिन 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उपरोक्त वर्णित 2 परिणाम हो, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। कार्यपालक और विधायी जो केंद्र राज्य संबंधों पर जो प्रभाव पड़ता है ना, कार्यपालक, पहले तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग के तरीके से संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। अब भाई स्टेट को डायरेक्टली सेंटर का ऑर्डर मिलेगा तो उसके लिए थोड़ा सा लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, उसको बुरा लगेगा। वहीं जो है जो कानून होता है वो पार्लियामेंट में बनने लगता है।
तो इसको लेकर जो हम लोगों ने बात की 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कार्यकारी तथा विधायी का केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वर्ण किसी अन्य राज्य में विस्तार होता है। वहीं वित्तीय तरीके से देखा जाए तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य मत करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाला धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है। और एक चीज ध्यान देना है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब लोकसभा कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद विधि बनाकर एक वर्ष के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु वे विस्तार आपातकाल की समाप्ति के 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 1977 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन इसी प्रकार राष्ट्रीय आपात के समय संसद की राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकती है, जो कि अधिकतम आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक ही रहता है। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार का प्रभाव का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 1919 द्वारा किए गए मूल अधिकारों का निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है अन्य मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर उससे संबंधित है ना। देखिए ये 2 प्रावधान कुछ इस प्रकार है जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ। पहला तो समझना है कि वर्णित 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इनका निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में अगर आप बोलें तो राज्य अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त 6 राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। समझ गए? तो ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है और प्रभाव में आ जाता है। तो आपातकाल के बाद आर्टिकल 19 के विपरीत बना कोई कानून अप्रभावी हो जाता है, तो किंतु आपातकाल के समय हुई किसी चीज़ का प्रतिकार भरपाई नहीं होता, यहाँ तक कि आपातकाल के बाद भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आपातकाल में किए गए विधायी तथा कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वहीं 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगाया है। पहला कि भाई आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त जो 6 फंडामेंटल राइट को युद्ध तथा ब्राह्म आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है ना, तो न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है वो चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं अन्य मूल अधिकारों का निलंबन भी है, तो आर्टिकल 359 जो कि राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को जो है निलंबित करने के अधिकृत करता है। तो आर्टिकल यानी 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। समझ में आ रहा है? वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकते हैं। निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इसे संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है। और जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने या हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। 44वां संशोधन अधिनियम जो 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। पहला कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 20 और प्राणदेह स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 यानी 21 आपातकाल में प्रभावित रहता है। ठीक है, यह चीज़ ध्यान देना है। अब 358 359 में क्या अंतर है? देखिए अभी ध्यान देना है। पहले तो मैं बता दूं कि आपातकाल 3 बार ही घोषित किया गया, 1962 1971 1975 में, है ना। तो अभी समझना है कि 358 और 359 में क्या अंतर है। देखिए आर्टिकल 358 और केवल आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर आर्टिकल 359 मूल अधिकारों का निलंबन
जो है निलंबन यानी डिसमिस स्वतः नहीं करता, ये राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारियों का निलंबन लागू करे। ये ध्यान देना है आपको, जो कुछ महत्वपूर्ण थी। देखिए आर्टिकल 358 जो है संपूर्ण देश में तथा आर्टिकल 359 संपूर्ण देश में किसी विशेष भाग में लागू हो सकता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 को निलंबन को लागू नहीं करता है। ये ध्यान देना है। तो ये चीज़ हमने देखा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था, जो 1978 तक जनवरी तक जारी रहा था। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नए आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया, और दूसरी तथा तीसरी दोनों ही आपातकाल घोषणाएं मार्च के 1977 में समाप्त की गई। पहली दो आपातकाल घोषणा 1962-71 में की गई। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद आपको मालूम है कि जो हुआ था 1975 में, जो खालिस्तान मूवमेंट जो भी हुआ था, उसमें जिसको ब्लैक डे बोला जाता है, जो 1 साल तक लगा था, जिसे हम बोल सकते हैं, तो कर्फ्यू लगा था 1975 में, वो हो गया थर्ड लॉकडाउन, जिसे हम बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको बता दूं कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 355 के को केंद्र के इस कर्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेंगी, और इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र को विफल हो जाने पर राज्य सरकार को नियंत्रण में ले सकता है, और ये सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, और इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो आपका है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक खतरे में हो। तो 38वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 में था, उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। लेकिन परंतु जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो इस प्रकार हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग पार्ट 3 को लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।